गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल के वीडियो में सेटोजोन डिस्कस किया था और आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए, जो हमारे कॉन्टिनेंट है जो हमें आज जैसे दिखते हैं वो सभी को पता है कि वो पहले ऐसे नहीं थे। वो पूरा एक हिस्सा था। तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए तीन थ्योरीज हमारे पास हैं, जिसमें पहली है थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और तीसरी थ्योरी है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स। तो तीनों थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक दिन में एक वीडियो बनाया है, एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाया है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे वीडियो थोड़े छोटे होते हैं। तो चलिए अब पहले थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल मतलब क्या होता है? भूखंड जिसपे हम रह रहे हैं। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? स्लो मूवमेंट। और थ्योरी मतलब उसकी व्याख्या। तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डायग्राम नहीं होता है। आप डायग्राम बस इतना देख सकते हैं कि जो आपके घर में आपके वर्ड के फिजिकल मैप हो, आप उनको ध्यान से देखिएगा तो वो एक दूसरे से सेट हो जाएंगे। आप नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से मिलाइए, साउथ अमेरिका को अफ्रीका से मिलाइए, आप देखेंगे कि वो एकदम इजीली जाके ऐसे सेट हो जाएंगे। तो देखिए, हम पूरे अपने उस डिस्क्राइब स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला पॉइंट क्या है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट इक्वल टू स्लो मूवमेंट। देखिए, अब देखिए, हमारे इससे पहले दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है, लेकिन वो इस बात को कायदे से समझा नहीं पाए कि ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो हो कैसे रहा है। तो इस बात को हमारे एल्फ्रेड वैगनर ने बहुत कायदे से समझाया अपनी तीन थ्योरीज के माध्यम से। तो देखिए, पहली थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें क्या है कि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो अंटार्कटिका पहुंचे हैं अपनी इसी इसी चीज़ की पढ़ाई या खोज के लिए अंटार्कटिका गए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या पाया? अंटार्कटिका आप जानते हैं कि एकदम हमारे साउथ में आता है। तो अंटार्कटिका गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या पाया कि उन्हें कुछ फॉसिल्स मिला। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल क्या होते हैं? जो हमारे पुराने पुराने अवशेष कह सकते हैं, हमारे किसी भी चीज़ के पुराने अवशेष, खासकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेष उन्हें मिले वहाँ पे। तो देखिए, उन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड के माध्यम से क्या पाया कि वो जो फॉसिल्स थे वो 225 मिलियन ईयर एगो, क्या लिखा है? MYA, 225 मिलियन ईयर्स एगो आवर अर्थ, जो हमारी पृथ्वी थी, क्या थी? एक सिंगल लैंड मास था। देखिए, कार्बन डेटिंग में आपको मेथड समझा देता हूँ। देखिए, जो कार्बन डेटिंग मेथड होता है उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना आप समझ जाएंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एब्जॉर्ब कार्बन 14 अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो कार्बन का जो 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वो उनके एटम में, देखिए, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एटम होता है उसमें जब पास कराया जाता है तो वो उसे एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो कार्बन 14 का जो एटम जितने बचते हैं, उसी से हम जो साइंटिस्ट हमारे वो उस फॉसिल के एज को कैलकुलेट कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कार्बन 14 अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इनटू देयर टिश्यू। आफ्टर ऑर्गेनिज्म डाइज, कार्बन 14 begin to decay in their atom. By counting carbon 14 atom, scientists calculate how long the organism died. तो कार्बन 14 जितना एब्जॉर्ब हो जाता है और उसी को कैलकुलेट करके हमारे साइंटिस्ट जो है उस फॉसिल की एज को बता देते हैं। अब देखिए, यहाँ तक आप समझ गए कि हमारी पृथ्वी जो क्या थी, जो हमारा सिर्फ पूरी एक लैंड मास थी। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? पेंजिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए, पेंजिया और पैंथेलासा, आपको दो शब्द सुनने को मिलेंगे। पेंजिया क्या है? ऑल लैंड मास, मतलब पृथ्वी, भूखंड, जितना भी भूखंड का हिस्सा है उसे हम पेंजिया कहेंगे। और जो पैंथालासा है, जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम पैंथालासा कहेंगे। उस समय में 200 से 300 मिलियन साल पहले, अब वही टूट के हमें हमारे कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं। जो पेंजिया टूटा तो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखने लगे, पैंथालासा टूट के हमारे आज जो ओशियन है, नॉर्थ ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये हमारे पैंथालासा टूटने के बाद बन गए। अब देखिए, हाँ, व्हेन पेंजिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड फॉर्म। देखिए, पहले क्या हुआ? जो पेंजिया है समय के साथ वो भी टूटा। तो जब पेंजिया टूटने के बाद हमारे दो लैंड फॉर्म बने। दो कौन कौन से? लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, वो लॉरेशिया का पार्ट है, और जो साउदर्न पार्ट है वो हमारा गोंडवाना का पार्ट है। तो जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पड़ता है? इंडिया हमारे गोंडवाना लैंड में पड़ता है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? नो तेथिस सी मोस्ट पार्ट इज एंडेड disappeared, but some of its part is Mediterranean Sea at that time located between Laurasia and Gondwana। देखिए, टेथिस सी क्या है कि टेथिस सी का जो
आज देखिए 33 का जो मोस्ट पार्ट है वो आज एंड हो गया, डिसअपियर हो गया है, लेकिन हमें 33 का कुछ भाग जो है मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलता है। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पड़ता है? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में हमें मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। एट दैट टाइम लोकेटेड विद लॉरेशियन गोंडवाना, लेकिन उस समय 200-300 मिलियन साल पहले जो हमारा 33 सी था वो कहाँ था? लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में स्थित था। तो समय बदला, समय के साथ हर चीजें अपने डिसलोकेट होती गई। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि गोंडवाना लैंड इज पार्ट ऑफ साउथ पोर्शन, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि लॉरेशिया नॉर्थ पार्ट है और गोंडवाना हमारा साउथ पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है? इफ वी कनेक्ट साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका देन वी विल फाइंड रॉक ऑफ सेम एज, द रॉक आर आल्सो ऑफ द सेम टाइप। देखिए जब आप नॉर्थ, देखिए साउथ अफ्रीका नहीं सॉरी साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका कहाँ है? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, एकदम लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अपने मैप में आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, उसके नीचे साउथ अमेरिका है डाउन साइड में एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे, और अफ्रीका इसके बगल में यहाँ पे है। तो जब आप दोनों को मिलाएंगे मैप में तो एकदम एडजस्ट हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम तुरंत जाकर ऐसे फिट हो जाएगा जो हमारे कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो वही कह रहा है कि जब दोनों को जोड़ा गया साउथ अमेरिका और अफ्रीका को, तो हमें क्या मिला कि जो वहाँ पे रॉक्स थे, जो वहाँ पे पत्थर हमें मिले उन एकदम सेम टाइप के थे, और जो उनकी कार्बन डेटिंग से एज निकाली गई तो उनकी एज भी एकदम सेम थी। अब देखिए उसी बात को समझाने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, कुछ पॉइंट्स अल्फ्रेड वेगनर ने दिए, जो कि क्या है? जिग्सॉ फिट थ्योरी है हमारे पास, टिलाइट डिपॉजिट थ्योरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्टाइल एंड प्लांट है, प्लेसर डिपॉजिट थ्योरी है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी है। तो हम थ्योरी को एक एक करके समझ लेते हैं, इससे हमारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए जिग्सॉ फिट कैलेडोनियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर ऑफ सेम टाइप एंड एज। तो जिग्सॉ फिट थ्योरी और कुछ नहीं है, बस दो चीज़ों को मिलाने की थ्योरी है। तो इसमें क्या है कि जो कैलेडोनियन माउंटेन और नॉर्थ यूरोप का जो कैलेडोनियन माउंटेन है और जो नॉर्थ अमेरिका है वो एकदम सेम टाइप और एज के हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिला, वैसे ही कैलेडोनियन माउंटेन को नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सेम टाइप और सेम एज के हैं, इन्हें कहते हैं जिग्सॉ फिट थ्योरी। फिर क्या है? टिलाइट डिपॉजिट थ्योरी। देखिए टिलाइट डिपॉजिट क्या होता है? टिलाइट मतलब होता है रॉक, रॉक का डिपोजिशन आप कह सकते हैं सेडिमेंट्स का, जिसका क्या है? इट मीन्स सेडिमेंट्स कम फ्रॉम ग्लेशियर इरोजन। देखिए वाटर इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, ग्लेशियर इरोजन होता है। ग्लेशियर इरोजन आपको मैं समझा देता हूँ। ग्लेशियर देखिए सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो हमारे आइस है जमा रहता है तो ये ग्लेशियर बन जाता है। तो जो हमारे माउंटेन्स हैं और जो इसमें बर्फ जमी हुई है, तो ये ऐसा नहीं कि एकदम सर्द से ऐसे सरक के नीचे आ जाएगा, नहीं, ये धीरे धीरे सालों साल में इरोजन होता है और धीरे धीरे नीचे आता है। तो जो हमारा माउंटेन का एक पार्ट ऐसे है वो उसको काटते काटते बहते बहते वो ऐसे कर देता है और ये हिस्सा हमारा घिस जाता है। जब धीरे धीरे जो हमारा इरोजन होता है ग्लेशियर्स का, तो वो इस हिस्से को धीरे 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 इरोड करते आता है माउंटेन को, और हमारा ऐसे हो जाता है, ये हिस्सा पूरा घिस जाता है। ये हमारा ग्लेशियर इरोजन है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए जो सेडिमेंट्स कम फ्रॉम ग्लेशियर इरोजन, तो जो टिलाइट डिपॉजिट है, जो सेडिमेंट्स ग्लेशियर इरोजन जो सेडिमेंट्स बैक कई पार्ट्स में पहुंचे तो उससे भी मिलाया गया, तो उससे क्या समझ में आया कि वो ग्लेशियर हमारे यहाँ के नहीं थे, लेकिन जब सबका सेडिमेंट्स की डेटिंग की गई तो सब एक जगह से पता चला कि ये उस जैसे हमारे देश में है, उससे ये पता चलता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो टूट के बने हैं। फिर उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स। देखिए सबको पता है कि जैसे आज हमारे जंगल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो हमारे वन के क्षेत्र में सटे हुए हैं, तो कभी हाथी हमारे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। उसी प्रकार है कि देखिए सिमिलर फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल एंड प्लांट्स आर फाउंड ऑन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे क्या देखा गया कि जो हमारे हाथी हैं जो अफ्रीका में मिलते थे वो हमारे यहाँ मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? क्या वो तैर के गए थे? क्या उन्होंने ओशियन पार किया था? नहीं। कंक्लूजन क्या निकला? देखिए यहाँ पे सवाल लिखा है कि हाउ कुड दे हैव क्रॉस द ओशियन। जो हाथी अफ्रीका में मिल रहे हैं वो एशिया में मिल रहे हैं, तो क्या उन्होंने ओशियन पार कर गए थे? नहीं। इसका कंक्लूजन क्या निकला है
कि दे डिडंट द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ सेम लैंड मास अराउंड 200 से 300 मिलियन ईयर अगो। मतलब दे डिडंट मतलब वो उन्होंने उस दिन पार नहीं किया है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो 200 से 300 साल पहले हमारे एकदम जुड़े हुए थे। एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, और आप गूगल मैप देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्लेसर डिपॉजिट है। प्लेसर डिपॉजिट, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट। देखिए प्लेसर डिपॉजिट्स हमारे क्या होते हैं कि जो मिनरल्स हैं उनका डिपोजिशन आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट वेस्ट अफ्रीका बट द सोर्स। देखिए घाना कोस्ट जो कि वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, वहां पे हमें गोल्ड मिलता है, लेकिन उसका सोर्स क्या है, जो गोल्ड बेरिंग वेन्स मतलब धारा है, जो गोल्ड, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बिहार में भी एक नदी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि जहाँ पे सोने के कुछ कण में मिलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी बताना चाह रहा है ये कि जो रिच प्लेसर जो मिनरल से डिपॉजिट घाना कोस्ट में जो गोल्ड हमें मिल रहा है वेस्ट अफ्रीका में, वो यहाँ पे उसका सोर्स नहीं है। उसका सोर्स कहाँ पे है, ब्राजील में है। बट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना कोस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेट्यू। तो ये वही कहना चाह रहा है कि जो घाना पे हमें गोल्ड मिल रहा है, उसका जो असली सोर्स है वो क्या है, वो ब्राजील का प्लेट्यू है, मतलब वो ब्राजील में है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कभी न कभी एक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, सोर्स तो ब्राजील में है, लेकिन अलग होने के बाद में वेस्ट अफ्रीका में हमारी गोल्ड हमें मिल रहा है। उसके बाद क्या है, देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा स्टार मार्क बना के, कॉन्टिनेंट कवर 29% ऑफ अर्थ सरफेस। जो हमारा कॉन्टिनेंट है, भूखंड है, वो हमारी पृथ्वी के सरफेस का अप्रॉक्स 29% सरफेस कवर कर रहा है, और जो रेस्ट पार्ट है वो सब उसके अनेक वाटर है, मतलब वो सब वाटर कवर कर रहा है, बाकी बचा वो पार्ट हमारी पृथ्वी का। लास्ट थ्योरी क्या है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। इसमें क्या है, देखिए आर्थर होम्स जो है 1930 में, डेट लिथोस्फीयर ड्यू टू मैग्मा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है कि लिथोस्फीयर नीचे एस्टेनोस्फीयर होता है, एस्टेनोस्फीयर में लावा मूवमेंट कर रहा है, तो उस मूवमेंट की वजह से जो हमारा लिथोस्फीयर है उसमें रॉक्स में क्रैक डाउन पड़ते हैं, तो उसकी वजह से हमारा लिथोस्फीयर जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है। 1930 में इन्होंने बताया था। करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कन्वेंशनल करंट थ्योरी मतलब ये बताना चाह रही है हमें कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो हमारे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो मूव कर रहा है ड्यू टू मैग्मा की वजह से। और दूसरा, करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखिए जो हमारे करंट्स है, मतलब करंट मतलब क्या होता है, धारा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से जो हमारी करंट्स है, जो हमारा मूवमेंट है मैग्मा के साथ कहीं ना कहीं, वो कॉज कर रहा है। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट था, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। देखिए जो ड्रिफ्ट होता है, जो स्लो मूवमेंट है, उसमें एक फोर्स लगता है। तो फोर्स लगने के कई कारण बताए गए हैं। तो उसमें देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी, पेज नंबर 31 पे जाएंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें लिखा है कि देखिए जो टाइडल फोर्स है और हमारा पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स और पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से भी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उनका मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स को इतना हैवी नहीं माना है कि इसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स इधर से उधर हो जाएं। जो असली कारण है कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट का, वो है हमारा मैग्मा की वजह से लिथोस्फीयर का इधर से उधर होना। सो अगले लेक्चर अगले थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।